हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो आज हम अपना वीक 2 का जो असाइनमेंट है वो करने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैंने पीपीटी ही बनाई है ताकि हमारे लिए इजी रहे टॉपिक्स को ना समझ के क्वेश्चन करना, बिकॉज दैट इज मच इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज समझ नहीं आएंगे। तो ये जो आपका टॉपिक रहेगा ना, ये बेसिकली आपको कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व कैसे करते हैं उससे रिलेट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स और उसका रेजोल्यूशन। ठीक है। तो हम एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है जो क्लास में हमेशा ही बड़ा लेट आता है, और फ्रीक्वेंट लेवल्स पे या रेगुलर लेवल पे आप बोल सकते हो कि हमेशा ही वो लेट होता है। वो रेगुलर है क्लास लेट आने में। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, देखो, क्योंकि डिजाइन थिंकर्स का काम क्या है, कोई जो प्रॉब्लम उसको मिलती है वो उसको सॉल्व करता है। तो एज अ डिजाइन थिंकर हम अभी क्या करने वाले हैं, हम इस प्रॉब्लम को लेने वाले हैं कि अगर एक स्टूडेंट लेट आ रहा है तो रादर देन पनिशिंग हिम या उसको धमकी देने की बजाय हम क्या करेंगे, हम उसकी सिचुएशन को समझेंगे, हम उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे किसी वे से, ताकि वो बच्चा लेट ना आए। ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा। तो इसलिए हमने केस बनाया इरेगुलर स्टूडेंट का। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। आई होप इट विल बी विजिबल, विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो ये देखते हैं। हम एक स्टूडेंट को कंसिडर करने वाले हैं जो हमेशा क्लास में लेट आता है। रीजन जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक टूल का यूज करने वाले हैं। और उस टूल का नेम क्या है, 5 वाइज। ठीक है। तो इस टेक्निक के अंदर आपका क्या होता है, आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछने वाले हो। ये 5 वाइज एक टेक्निक है, या जिसको आप मल्टीपल वाइज भी बोलते हो। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाई, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उसने अगर आपको कोई आंसर दिया तो आप उसके आंसर पे ही कोई क्वेश्चन बनाओगे। फिर उसने आपको कोई बात बताई तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है। तो ऐसे करते करते होगा क्या, जब आप मल्टीपल वाइज का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो फाइनली आपको एक बिल्कुल जो जड़ होती है ना, रूट होती है किसी प्रॉब्लम की, वो आपको समझ में आ जाएगी। और जब आपको रूट ऑफ द प्रॉब्लम या कॉज समझ में आ जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हम जो है टेक्निक्स फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे अभी वो हमने कौन सा सिचुएशन लेनी है जिसके अंदर बच्चा लेट आ रहा है, तो हम सबसे पहले पूछने वाले हैं, सो व्हाई वाज दिस गाय स्टूडेंट कमिंग टू लेट टू ऑल माय क्लासेस। जब वो मेरी क्लासेस में हमेशा लेट क्यों आता था, तो बच्चे ने आंसर दिया कि उसका जो मेन रीजन था, ही वाज स्लीपिंग लेट। उसने अपना क्या आंसर दिया कि भैया मैं तो लेट सो रहा था, इसलिए मैं लेट उठ रहा था, इसलिए मैं लेट आ रहा था। तो अब क्वेश्चन आता है कि तुम लेट क्यों सो रहे थे। ठीक है। उन्होंने एकदम से बहुत डायरेक्ट, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाया कि तुम एक ही बारे में उसको आंसर दो। उसने बोला कि मैं वन बाय वन छोटे छोटे क्वेश्चन बनाऊंगा और उन छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे जाऊंगा। तो सबसे पहले उसने बोला कि तुम लेट क्यों आते हो, तो उसने बोला कि मैं सोता हूँ। उसने सिंपल सा आंसर दिया। तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि तुम सोते क्यों हो लेट, तो उसने बोला कि भैया मेरे पास टन्स एंड टन्स ऑफ असाइनमेंट्स है फिनिश करने के लिए, और इसीलिए मैं क्या होता हूँ, लेट सोता हूँ। यानी मैं रात को क्या कर रहा हूँ, मैं रात को पढ़ाई कर रहा हूँ, अपनी जो असाइनमेंट्स हैं मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पास इतनी सारी असाइनमेंट्स क्यों है, एक क्लास है उसके अंदर कोई बच्चा लेट नहीं आ रहा, ना ही वो बच्चा इतनी असाइनमेंट कर रहा है, तो तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या रीजन है कि तुमको इतनी असाइनमेंट्स मिली हुई हैं। तो उसने बोला कि भैया मैं तो एक प्रोक्रास्टिनेटर था। ठीक है। मैं क्या था, एक प्रोक्रास्टिनेटर था। तो मेरे पास ही रियली डिडंट हैव द टाइम और डिसिप्लिन टू डू ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ टाइम। वो हर चीज को प्रोक्रास्टिनेट करता रहा। इसी वजह से सारा कुछ पाइल अप हो गया डेडलाइंस के ऊपर। क्या प्रॉब्लम हुई कि पहले तो वो प्रोक्रास्टिनेट करता रहा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, छोड़ना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि उसकी प्रोक्रास्टिनेशन की नेचर की वजह से वो सब इकट्ठा हो गया, और अब डेडलाइंस आ गई। और क्योंकि डेडलाइन आ गई है, डेडलाइन पे तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी असाइनमेंट नहीं होगी तो वो फेल हो जाएगा। इसलिए अब उसको वो सारी असाइनमेंट्स करनी पड़ रही है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया वो प्रोक्रास्टिनेटर क्यों था। अब वो कहता है कि वो हैप्चुअल है उस चीज के लिए, वो उसका नेचर है। तो वेल ही वाज हैप्चुएटेड इन सच अ प्रोक्रास्टिनेशन बिकॉज ऑफ हिज वर्कलोड, कोर्स लोड, एंड दैट्स व्हाई हिज हैबिट्स वर। ठीक है। मतलब उसको कोर्स जो था वो काफी काफी सारे कोर्सेज होंगे लगा लो, तो उसको कोर्स का लोड ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से वो प्रोक्रास्टिनेट करता था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने डेडलाइंस पे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो क्लास में लेट हो रहा है। तो हमने देखा कि हमने एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद हमको क्या पता चल गया, एडवाइस की हेल्प से उसकी सारी हैबिट्स भी पता चल गई, और हमें वो रीजन बहुत प्रॉपरली समझ में आ गया कि वो क्यों टाइमली नहीं आया।
ठीक है? तो ये होती है हमारी मल्टी वाई थ्योरी या मल्टी 5 व्हायस की थ्योरी। तो ये तो आपको एग्ज़ाम्पल तो समझ में आ गया, ये पहले मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है? तो मल्टी वाई थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये जो थी ये बनाई थी किसने? इट वाज़ कॉइन्ड बाय टोयोटा। कब बनाई थी? 70s में बनाई थी और ये बहुत पॉपुलर थी शॉप फ्लोर में। नाउ देयर इज़ अ चेन। अब इसमें हम करते क्या है मल्टी वाई थ्योरी में, हम क्या करते हैं बहुत सारी व्हायस की चेन बना लेते हैं। और वो क्यों बनाते हैं? ताकि हम कंस्ट्रक्ट कर सकें या बिल्ड कर सकें और सो दैट बिल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टेड रीजनिंग टू दैट, ताकि हम जो कनेक्शन बना सके, मतलब हम जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना उनके अंदर एक लॉजिकल कनेक्शन हो। ऐसा हुआ तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसे हुआ, जिससे हम रीजनिंग कर सके, लॉजिक बना सके। और जब वो लॉजिक और रीजनिंग होगा ना तो उससे क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन आ पाएगा। ठीक है, तो हम एक लॉजिकल रीजनिंग बनाने के लिए इतनी सारी वॉइस का यूज कर रहे हैं जिससे एक कनेक्शन बन रहा है। ये पॉइंट याद रखना, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है असाइनमेंट का। So you have to assume certain things initially and you can get it correlated when you talk to a customer or experts. तो अच्छा इसमें अब एक बात बता रही हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। देखो जब भी आप लॉजिक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो ना तो उसके अंदर कुछ एक प्रेमाइस होता है, यानी एक स्टेटमेंट होती है और एक आप एजम्पशन लेते हो और उस एजम्पशन को हम फिर क्या करते हैं बाद में प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, लॉजिक रीजनिंग का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है तो यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है कि आप एज्यूम करने वाले हो कुछ थिंग्स को इनिशियली एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यू कैन गेट इट कोरिलेटेड व्हेन यू टॉक टू अ कस्टमर और एक्सपर्ट्स। और उसको फिर आप क्या कर सकते हो आगे कोरिलेट कर सकते हो उन assumptions को। और उन सारी assumptions को जब आप इकट्ठा कर लोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, या एक तो आप assumptions से हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप फील्ड पे जाके दोबारा से और डेटा ले सकते हो ताकि कोरिलेशन बन सके। मतलब हमने क्या करना है, इतना कोरिलेशन बना लेना है कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो और हम उसको सॉल्यूशन दे सकें। तो जैसे हम यहाँ की एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो स्टूडेंट था, हम अब उसका ग्राफिकल वो देखेंगे। लेवल 1 में स्टूडेंट ने मेरे को क्या बोला, यानी जो पहला क्वेश्चन हुआ था उसने उसमें मेरे को एक स्टेटमेंट दी और वो उसकी स्टेटमेंट क्या थी, वो उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि स्टूडेंट इज लेट बिकॉज वो ही वोक अप लेट। ठीक है, ये मेरे लेवल 1 की स्टेटमेंट है या प्रेमाइस लगा लो कि स्टूडेंट लेट है बिकॉज वो उठा लेट था। ठीक है, तो और ये हमने ग्राफ बना रखा है, वो हमने लगा रखा है आर ऑफ वेकिंग अप और ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, और एजम्पशन ले रहे हैं, ये स्टेटमेंट है, मैं एजम्पशन ये ले रही हूँ इस स्टेटमेंट से कि अगर वो लेट उठता है क्योंकि वो लेट सोता है, सॉरी, द स्टूडेंट इज लेट बिकॉज दे वोक अप लेट। हाँ, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लेट आया क्योंकि वो लेट उठा। तो मैंने अजम्पशन क्या बोला कि अगर वो इफ दे वोक अप अर्ली दे वुड बी ऑन टाइम इन क्लास। अगर वो यहाँ पे लेट की जगह अगर वो जल्दी उठता तो वो क्लास में क्या आता, जल्दी आ जाता। तो मैंने अजम्पशन भी बनाई, मैंने पीछे बोला था ना ये लाइन कि हम अजम्पशंस बनाते हैं। अजम्पशंस बेसिकली हमें क्या सॉल्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है, जो उसने हमें प्रॉब्लम बताई उसको हम स्टेटमेंट बना लेते हैं यानी लेवल बना लेते हैं। और उस लेवल को पढ़ने के बाद उससे जो हमें समझ आता है, उससे जो हम सॉल्यूशन डिराइव कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, assumption बोलते हैं। तो जैसे उसने बोला कि मैं लेट आ रहा हूँ क्योंकि मैं लेट उठ रहा हूँ, तो मैंने एज्यूम किया कि अगर वो जल्दी उठता तो वो टाइमली आता। और इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो देखो यहाँ पे वो लेट आ रहा है, आर ऑफ वेकिंग अप, यहाँ वो लेट उठ रहा है। तो क्या वो टाइमली आ पा रहा है? नहीं, वो लेट आ रहा है। अगर वो जल्दी उठ रहा है, ये देखो ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जब वो लेट आ रहा है तो वो लेट सॉरी जब वो लेट उठ रहा है तो वो लेट आ रहा है और जब वो जल्दी उठ रहा है तो वो ऑन टाइम अपने कॉलेज जा पा रहा है। ठीक है? उसके बाद सेकंड में क्या था? दे वोक अप लेट बिकॉज़ दे स्लेप्ट लेट। मैंने क्या बोला? दूसरा लेवल का क्वेश्चन यही था। हमने पूछा था ना कि भैया तू लेट क्यों अ, उठता है? तो उसने बोला था ना क्योंकि मैं लेट सोता हूँ। तो हमने इसे बनाया कि अगर वो इफ ही स्लेप्ट अर्ली, अगर वो जल्दी सोता तो वो क्या करता, वो जल्दी उठता, है ना, और इसी वजह से वो क्लास में टाइमली आ जाता। तो एजम्पशन ने दूसरा सॉल्यूशन दे दिया जब मेरे को दूसरा क्वेश्चन मिला। तो अगर इसको ग्राफिकली समझे तो ये चीज भी है कि अगर वो यहाँ पे लेट उठ रहा है तो वो लेट पहुंच रहा है, अगर वो जल्दी उठता तो वो ऑन टाइम पहुंचता। और तीसरा क्वेश्चन जो था कि वो लेट सो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत सारी डेडलाइंस थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर उसके पास डेडलाइंस कम होती कोर्स के लिए तो वो सोता जल्दी सोता तो वो जल्दी उठता और जल्दी उठता वो तो वो क्लास में
टाइम लिया था। तो आपने देखा कि उसके जो भी क्वेश्चन्स हमने जो बना रखे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, कुछ असम्पशन्स लिए हैं और जो ये असम्पशन्स है, इनसे हमें सॉल्यूशंस डिराइव हो रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हो सॉल्यूशन, तो एक्चुअली सॉल्यूशन यहाँ पे बड़ी बात नहीं थी। आप इसको जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे थे, उन्हीं से आप क्या कर रहे थे, अपना सॉल्यूशन बना पा रहे थे। तो सॉल्यूशन किसके ऊपर रिलाई कर रहा है, assumption के ऊपर रिलाई कर रहा है कि अगर वो उसकी लेस डेडलाइंस होती, तो वो जल्दी सोता, और जल्दी सोता तो वो जल्दी उठता तो वो ऑन टाइम अपनी क्लास में आ जाता। ठीक है? तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो आप कहोगे ये क्या हुआ? ये अभी हमने जो पढ़ा है मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। ये हम मल्टी वाई की थ्योरी पढ़ रहे हैं। मल्टी वाई की थ्योरी में आप क्या करते हो? बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछते हो। क्वेश्चन्स जैसे-जैसे आप उनको शॉर्ट में पूछते हो तो वो आपको छोटे-छोटे आंसर्स बताता है, और उन छोटे-छोटे आंसर से क्या होता है, आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सकता है अपनी प्रॉब्लम का। ठीक है? तो ये आपका पहला टॉपिक है जिसको आप मल्टी वाई की थ्योरी बोलते हो, और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन जो आपको बता रहा होता है वो आपका स्टेटमेंट बनती है, ये प्रेमाइस बनता है, और उसी स्टेटमेंट से जो आप असम्पशन निकालते हो, जो आगे सॉल्यूशन में हेल्प करेगा, वो आप इसी से ड्राइव करते हो कि अगर जो आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कि वो अज़्यूम क्या करता है, ठीक है? तो अब मैं आपको पहले क्वेश्चन करा देती हूँ। ये आपका सेकंड एग्जांपल है ऑटोमोबाइल को लेके, बट लेट अस स्टार्ट विद आवर असाइनमेंट। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। तो वीक 2 की असाइनमेंट हमारी समथिंग लाइक दिस है। सुकृति है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ठीक है? फ्रीक्वेंटली फेल्स टू सबमिट हर असाइनमेंट ऑन टाइम। वो हमेशा ही अपने असाइनमेंट टाइम पे नहीं देती है। शी अप्रोचेस हर प्रोफेसर सीकिंग एडवाइस टू एड्रेस दिस इश्यू। वो अपने प्रोफेसर के पास जाती है। तो कौन सी टेक्निक प्रोफेसर रिकमेंड कर सकता है सुकृति को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए अपने रीजंस फॉर हैबिचुअल प्रोक्रास्टिनेशन? तो मल्टी वाई एनालिसिस है, ठीक है? अभी पढ़ चुके हैं हम। व्हाई इज मल्टी वाई एनालिसिस कंसिडर्ड इफेक्टिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? ये इफेक्टिव क्यों है? देखो, कॉम्प्लेक्सिसिटी की वजह से नहीं, कॉम्प्लेक्स होगा तो कौन पसंद करेगा? हाइली थ्योरेटिकल है, गलत। थ्योरेटिकल होगा तो फिर कोई यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज़ इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज़। मैंने यही बताया था ना कि रूट कॉज़, मेन प्रॉब्लम समझ में आती है, क्योंकि ये फोकस करता है ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स रादर देन द प्रॉब्लम। गलत है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करेगा, मेन प्रॉब्लम या टारगेट प्रॉब्लम को अप्रोच ही नहीं करेगा, तो मैं इसको यूज़ क्यों करूँगी? तो आंसर क्या रहेगा? क्योंकि ये रूट कॉज़ निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द मेन एसेंस और प्रिंसिपल बिहाइंड द मल्टी वाई एनालिसिस? मल्टी वाई एनालिसिस का जो मेन एसेंस है, ये प्रिंसिपल है, वो क्या है? कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम? नो, कॉम्प्लिकेट तो हमने करना ही नहीं है। आस्किंग व्हाईज रिपीटेडली टू डेल्व डीपर इनटू द प्रॉब्लम। डेल्व होता है डिग करना। तो बहुत सारे व्हाई पूछते रहो ताकि आप जो ज्यादा डीप में जा सको प्रॉब्लम के। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन? नो, हम तो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स? नो, कोई ऐसा हम टूल यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटिलाइजिंग मल्टीवाई टेक्निक? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है of utilizing multi-why technique? To assign responsibility to solving wrong, responsibility हम किसी को नहीं दे रहे, to track back a series of connected logical reasoning, to impose assumptions about customer behavior, to identify immediate solution to complex issues. क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ यूटिलाइजिंग दिस। तो मैंने बोला था ना, टू ट्रेस बैक अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लॉजिकल रीजनिंग, की रीजनिंग ये करेगा इसमें। इसका आंसर ये रहेगा। व्हाई इज इट क्वेश्चन टू नॉट इमीडिएटली जंप इनटू, व्हाई इट इज क्वेश्चन not to immediately jump into implementing a solution after conducting multi-why analysis? ओके, मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं बताया है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा पहले आपको इसलिए करा दिया, आपको ये ना लगे कि थोड़ी सी है स्लाइड्स, नंबर ऑफ काउंट तो स्लाइड्स का ज़्यादा ही है, बट एनी हाउ आपको समझ में आएगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी ही बोलूँ। तो टॉपिक नेक्स्ट मेरी केस स्टडी जो है वो एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग के ऊपर है, और उसमें क्वेश्चन ये है कि जो ऑटोमोबाइल सर्विसिंग का मैनेजर है वो थोड़ा सा परेशान है, या मालिक जो भी आप लगा लो, वो परेशान है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसका जो डायरेक्ट रिवेन्यू था सर्विसिंग से, वो कम होता जा रहा है। तो अब हम उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्लाइंट को इमेजिन करते हैं जिसका प्राइमरी जो रेवेन्यू का सोर्स है वो ऑटोमोबाइल के सर्विसिंग से आता है। ठीक है? तो वो क्या करता था, ही यूज्ड टू डू हिज सर्विसिंग ओवरहाउल ऑफ व्हीकल्स एंड दैट्स वेयर हिज रेवेन्यू केम फ्रॉम। वो एक डीलरशिप भी रन कर रहा था, नॉट टू फार फ्रॉम हियर। तो ऑल दिस जो रेवेन्यू था वो बेसिकली टू व्हील व्हीकल से ही आ रहा था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, एक डीलरशिप, एक एक बंदा है, क्लाइंट है। एक तो उसका जितना भी रेवेन्यू आता है ना, वो मेन तो ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग से आ रहे हैं, सर्विस करने से आ रहा है।
पहला पॉइंट। और दूसरी चीज़ उसकी डीलरशिप भी है, मतलब वो बेचता भी है ऑटोमोबाइल्स, थोड़ी-सी पास में दूर में है, ज़्यादा दूर ही नहीं है, जहाँ पे वो सर्विसिंग दे रहा है और जहाँ से उसका प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, वो दोनों दूर नहीं है, ठीक है? और टू व्हीलर्स की वही सर्विसिंग से सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास आता है। एक दिन क्या हुआ, नोटिस किया कि वो ज़्यादा खुश नहीं है, तो पूछा भैया क्या बात हुई? तो उसने बोला कि मेरा जो डायरेक्ट रेवेन्यू है, बहुत सी बड़ी स्प्रेडशीट से देख के कि वो dwindling है, वो ठीक नहीं है। तो उसने बोला कारण क्या है? तो उसने बोला कि तो बहुत सारा ग्रिल करने के बाद, मतलब गुस्सा करने के बाद उसने मुझे बताया कि जब सेकंड या थर्ड टाइम ऑफ ओनिंग अ व्हीकल, मतलब कस्टमर आया, उसने मेरे से व्हीकल लिया, दूसरे तीसरे साल के बाद ये कस्टमर मेरे पास आना बंद हो जाते हैं और ये कहीं और चले जाते हैं, किसी लोकल मैकेनिक के पास जाना शुरू कर देते हैं सर्विसिंग के लिए। कारण क्या है कि मेरे पास जो कस्टमर है वो 2-3 साल तक ही आता है, उसके बाद वो नहीं आता है। ठीक है? ठीक है? अच्छा, 1 मिनट बच्चे जस्ट अ मिनट। ओके। अब हम यहाँ थे। सो द टूल्स अगेंस्ट तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुकी है कि वो लोग उसके पास आ नहीं रहे हैं, तो इस वजह से उसका रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है। तो हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं? अगेन 5 वाइज का ही करने वाले हैं। वाई इज योर डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑटोमोबाइल सर्विसिंग सो लो? अब पहला क्वेश्चन ये आता है, उस अब हम उस पे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे ताकि हम जड़ तक जा सके प्रॉब्लम की। तो पहला क्वेश्चन हम उससे ये पूछते हैं कि तुम्हारा डायरेक्ट रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है? तो उसने बोला कि मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है? जो पहले थे अब उससे कम हो गया मेरे। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अब उतने कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है? तो वो बोल रहा है कि सम ऑफ देम लिव वेरी वेरी फार अवे, ठीक है, फ्रॉम वेयर आई हैव माय वर्कशॉप। और मैंने ये चीज नोटिस भी की है कि जो लोग पास रहते हैं सिर्फ वही मेरे पास आते हैं, बाकी तो मेरे पास आते ही नहीं है। ठीक है? तो अगेन अब आप कह सकते हो, अब समझना, आप सिर्फ इसी प्रॉब्लम से भी उसका सॉल्यूशन बना सकते हो। अब हम पहले वो समझेंगे। अगेन यू कुड स्टॉप एंड से हाउ माइट वी एक्चुअली डिक्रीज द कस्टमर लोकेशन डिस्टेंस। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर को दूरी आ पड़ रही है, यही प्रॉब्लम है ना मेन, तो कि कस्टमर आ नहीं पड़ रहा। तो हम ये सोच सकते हैं कि भैया हम एक ऐसा केस ले सकते हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं, वी माइट एक्चुअली डिक्रीज द कस्टमर लोकेशन डिस्टेंस फ्रॉम वेयर हिज वर्कशॉप वाज। वी कुड हैव many वर्कशॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड हियर वी गेट इनटू अ प्रॉब्लम। पहला हम क्या उसको बोल सकते हैं कि उसको लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना, चलो हम उसके एरिया में वहाँ एक वर्कशॉप खुलवा देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट और पार्ट्स में भी वर्कशॉप खुलवा देते हैं। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है, अगर वो इसको अफ़ोर्ड कर पाए तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन पॉसिबल है। मान लो उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि उसको सिर्फ़ एक वर्कशॉप नहीं खुलवानी, उसको वहाँ पे फिर लोगों के साथ उतने उसको स्किल्ड लेबर भी चाहिए होगी। है ना? ऐसा तो है नहीं वर्कशॉप खोल देगा, उसको लेबर भी तो उतनी चाहिए ही होगी ना। तो दिस दैट इज़, और इफ ही कुड अप टाई अप विथ समवन, अब ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो उसको अफोर्ड कर सके, वो सॉल्यूशन तभी तक है। दूसरा सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, वो टाई अप का सॉल्यूशन कर सकता है। वो टाई अप कर ले किसी और के साथ या फिर लोकल मैकेनिक्स के साथ भी कर सकता है। ठीक है? यानी वो उनको कॉम्पिटिटर्स ना समझ के वो उनको कोलैबोरेटर्स समझे और उनको ये बोले कि अगर ये पर्सन तुम्हारे पास आता है, तो या तो तुम सर्टेन परसेंटेज मेरे साथ टाई अप कर लो, अगर ये बंदा तुम्हारे पास आता है, ठीक है, मैं अपना पर्सन का क्या करूंगा, वो डायरेक्टली उसको बोल दूंगा कि तुम वहां से करा लो। मैं ऐसे बंदे जो है तुम्हारे पास भेजता जाऊँगा, कुछ परसेंटेज तुम मुझे देते जाना, ठीक है? हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आइडिया हमारा क्लेवरनेस का नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको जो डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है ना, वो रिड्यूस कर सकें। ठीक है? तो पैसा कमाने का हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम उसको कोलैबोरेटर मान के उसको खुद ही लोकल मैकेनिक को कहेंगे कि मैं तेरे पास बंदे भेज दूँगा, तो उसका थोड़ा-सा पैसा तू मेरे को देते रहना, थोड़ा-सा रेवेन्यू तुम मेरी तरफ डायरेक्ट करते रहना। ठीक है? हम ये सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। तो सो योर आइडियाज़ हैव टू बी इन दिस फॉर्म सो दैट यू कैन इंक्रीज़ योर रेवेन्यू, क्योंकि मेन पोर्शन तो यही है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, तो ऐसे समझो, कस्टमर की विजिट और उसका जो डायरेक्ट रेवेन्यू है। देखो, अगर कस्टमर की विजिट फ्यू होंगी, तो जो आपका रेवेन्यू है वो भी लो होगा। अगर कस्टमर की विजिट बहुत सारी होंगी, तो आपका रेवेन्यू भी हाई रहेगा। तो कस्टमर की विजिट के ऊपर एक तो आपका रेवेन्यू डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ क्या है? लोकेशन। जो हमने 2 क्वेश्चन बनाए थे ना, ये उसका ग्राफ है। लोकेशन अगर फार है, तो रेवेन्यू कम आ रहा है,
क्योंकि देखो इस साइड पे डिस्टेंस है और इस साइड पे रेवेन्यू है। अगर डिस्टेंस फार है तो रेवेन्यू कम आ रहा है, अगर डिस्टेंस जो है पास है मतलब कस्टमर वर्कशॉप के पास है तो आपका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। यही दो प्रॉब्लम्स है हमारी। तो अब हम यहाँ से समझते हैं, तो हमारा जो आइडिया है वो ये है कि हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। तो अगर हम एक्स एक्सेस पे नोटिस करें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर लुकिंग एट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, उसको डिस्टेंस कम चाहिए। अगर डिस्टेंस कम है तो कस्टमर अपनी विजिट ज्यादा दे रहा है ना। और अगर हम वाई एक्सिस की तरफ देखें तो वो किसकी तरफ से, कंपनी की पर्सपेक्टिव्स की तरफ से है। कंपनी को क्या चाहिए कि ज्यादा रेवेन्यू उसको मिल सके, है ना। कंपनी हर बार रेवेन्यू की ही बात कर रही है ग्राफ में देखे तो अगर आप लुक देखो, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, वो दे आर एक्चुअली competing, ठीक है। एंड hence you would have to look at it from both sides and see to that both of them are satisfied। अब आपको देखना पड़ेगा कि वो दोनों compete कर रहे हैं, ठीक है। दोनों दोनों एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उसकी घर दो, उसका वर्कशॉप दूर है। अब कस्टमर कह रहा है मुझे घर के पास चाहिए, और जो वर्कशॉप वाला कह रहा है मैं तेरे पास तो नहीं आ सकता, आना तो तुझे मेरे पास ही पड़ेगा। अब रेवेन्यू के, अब दोनों अपनी अपनी कंडीशन मान के चल रहे हैं, दोनों की कंडीशंस अलग है ना। तो और डिजाइन थिंकर्स की हेल्प से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो दोनों को बीच में मतलब उनको हेल्प करना पड़ेगा कि दोनों की हेल्प हम कर सकें, दोनों कंडीशंस को हम मीट अप कर सकें। तो देखो हाफ वे वाले हम सॉल्यूशंस ऊपर पढ़ चुके हैं, या तो वो अपने वर्कशॉप पास ले आए, नहीं तो वो उसको लोकल के पास भेज दे। कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डिजाइन थिंकर्स की हैसियत से हम क्या करेंगे, हम तो कहेंगे भैया तुम केक भी लो और तुम उसको खाओ, मतलब दोनों को विन विन सिचुएशन ही देनी है हमने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये सर्विसिंग या डिस्टेंस वगैरह ठीक कर सकते हो, मतलब अगर आप मिड वे में ओके हो तो दैट इज ओके, नहीं तो हम एक नए सॉल्यूशन पे भी चल सकते हैं। एक मिनट। हम्म अब हमने एक नया सॉल्यूशन लेते हैं। उस नए सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम दोनों चीजें चाहते हैं कि कस्टमर को भी फार लोकेशन की प्रॉब्लम ना आए और यहाँ पे इनको भी वहीं पे रह के अपना होता रहे। तो हम एक नया सॉल्यूशन हम ऐसे लेंगे कि इनका रेवेन्यू बढ़ता रहे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसकी रेवेन्यू है और इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो डिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस का यूज कर सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस के अंदर क्या होता है कि कस्टमर नहीं कहीं भी जाएगा, जो वर्कशॉप वाला बंदा है, जो सर्विसिंग वाला बंदा है, वो उनके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सो कस्टमर कहीं भी हो, व्हीकल जो है उसकी कहीं भी पड़ी हो, जो कस्टमर है उसको नहीं आना है वर्कशॉप पे, वो क्या है, जो वर्कशॉप वाला पर्सन है वो उनके पास ड्राइव करके खुद आएगा। एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, तो कस्टमर की प्रॉब्लम हट जाती है और क्योंकि वर्कशॉप वाला पर्सन वहां आएगा तो रेवेन्यू की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब रियली, एंड दैट इज इट, नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर लोकेशन बट डिस्टेंस एट द कस्टमर ट्रैवल्स, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो तो यही है ना कि कस्टमर को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो हम उसको बचा रहे हैं। So the working can actually change, and if you change that, you can actually get a solution in the form of, well, he doesn't or she doesn't have to travel. They don't have to travel at all to the workshop. तो हमने क्या किया, जब पिक एंड ड्रॉप सर्विस करी तो अब उनको कहीं ट्रैवल करना ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन बट यू सी, जो सर्विसिंग पीपल है कैन एक्चुअली गो टू द लोकेशन, पिक अप द व्हीकल एंड ड्रॉप इट एट द एंड, ठीक है। तो सर्विसिंग वाले लोग क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे, पिक एंड ड्रॉप करेंगे और उसको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब समझिए, कॉन्फ अब यही आपका टॉपिक है जो एक्चुअल में इस वीडियो का है, वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो मैं आपको जो जो अब क्वेश्चन सिखाए हैं, आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं, उस सॉल्यूशन में आपको एक प्रॉब्लम आती है, फिर आप एक नया सॉल्यूशन सोचते हो, फिर हम उस सॉल्यूशन को समझते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम नया सॉल्यूशन सोचते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इनको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो अब इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या अराइज हो रहा है कि पहली बात तो ये, आपको क्या पता कि एक शहर में कहाँ पे किसको प्रॉब्लम आएगी, है ना। कितने लोगों को एक ही दिन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसमैन रखने पड़ेंगे, और जो सर्विसमैन आप रखोगे उसको आप समझ रहे हो कितनी रेंज तक आप अलाउ करोगे उसको जाना, उसकी ट्रेनिंग का प्रोविजन करवाना। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। मान लो आपने 50 बंदे रख लिए, लेकिन एक दिन में 2 या 3 लोग ही आपको कॉल कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की जो सैलरी दोगे, एक तो वो आपको प्रॉब्लमैटिक होगी, और दूसरा मान लो एक्सेसिबिलिटी ही ना हो, उस जगह पे आप जा ही ना पा रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अगेन आपको कर सकती हैं। तो वो यही बोल रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हाउ एम आई गोइंग टू गेट इनफ पीपल,
If there are too many people asking for the service, how might we enable the fact that we have to go for many service people going all over the city? मतलब पहली बात तो ये कितने लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? और अगर बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ गई तो कैसे हम पूरी सिटी में घूमते रहेंगे, कहाँ कस्टमर्स है, कहाँ उनको ड्रॉप करेंगे एंड ऑफ द डे पे, ठीक है? तो अगेन ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हमारे पास काउंट नहीं है, तो हम अपने पास सर्विस कितने रखेंगे और कहाँ कहाँ की हमने रेंज रखनी है, तो वो सारा रखना बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? तो अब आपको मैंने अभी तक सिर्फ क्या चीज़ समझाई, अब आप इसको दोबारा समझिए। पहले हमने समझा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, उसको हम तोड़ेंगे 5 व्हाइस की हेल्प से। जब हम उसको 5 व्हाइस की हेल्प से ब्रेक करेंगे, तो हमें छोटे-छोटे सॉल्यूशंस मिलेंगे। उस हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हम उसको तोड़ेंगे, ठीक है? हम हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को जब ब्रेक करेंगे, तो उसको हम अ हमको उसमें कुछ सही मिलेगा, कुछ गलत मिलेगा, जो हमें उसमें प्रॉब्लम दिख रही होगी उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। तो अभी हम किसी सॉल्यूशन पे आए नहीं है, हम बस हर एक सिचुएशन से कुछ-कुछ शॉर्ट-शॉर्ट सॉल्यूशंस बनाते जा रहे हैं और उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखते जा रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेट करता है, वो यही है कि जब आपने 5 व्हायस कर लिया और उनकी कॉन्फ्लिक्ट लिख ली है, तो अब इसके बाद आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो बोलता है कि जब कोई सॉल्यूशन बना दैट यू थिंक और इम्प्लीमेंटिंग या प्रमोट कर रहे हो या प्रोटोटाइप कर रहे हो सॉरी टू पुट टुगेदर विल हैव सम टाइम ऑफ फ्लॉ। वो यही बोल रहा है कि जो भी सॉल्यूशन तुम बनाओगे उसमें कुछ फ्लॉ तो होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो होगी, और यही आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। इसी को हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो जो आपका यहाँ क्वेश्चन आया है अब इस वीडियो में कि वट व्हाई इज इट कॉशन नॉट टू इमीडिएटली जंप इनटू इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन, तो उसका कारण ये है कि आपको उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते है। तो to prolong the problem, no, because the conflicts may emerge after analysis, yes. Multi-why analysis may not highlight the other perspectives of problem, flaws दिखाने नहीं। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इसीलिए एकदम से पहली बारी में ही सॉल्यूशन पे नहीं आओ। हर एक पर्सपेक्टिव को देख के फिर सॉल्यूशन में बनाओ। ठीक है? उसके बाद आता है इवन इफ यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन, द सिचुएशन पर से इज आल्सो सब्जेक्टेड टू सच अ कॉन्फ्लिक्ट। और मान लो अगर आपका उसका सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, तो इसका मतलब तब तो आप डेफिनेटली किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, तभी तो सॉल्यूशन बन नहीं रहा। तो इसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं कि जब भी आप सॉल्यूशन को बनाते हो तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है कि कोई पर्सन कुछ चाह रहा है, कोई पर्सन कुछ चाह रहा है, तो वो उसमें यही बोलेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम इसको बोलते क्यों है, क्योंकि दो लोगों के बीच में हम अटक सकते हैं, दो चाहे वो दो लोग, दो ह्यूमन हो, दो ह्यूमन एक्टर्स हो, थिंग हो, कोई एक ह्यूमन एक थिंग हो, एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो, एक ह्यूमन एक एनिमल हो, तो किसी भी दो चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि पार्टी ए को कोई चीज़ चाहिए होगी और पार्टी बी को उसकी अलग चीज़ चाहिए होगी, राइट? तो उसमें होता है क्या, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इफ दे वांट द सेम थिंग देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट। अगर दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। बट अगर दोनों डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही। तो हमारा सॉल्यूशन हमको ऐसा बनाना होता है जो दोनों को हैप्पी कर दे, ठीक है? लाइक वी सॉ इन द अर्लियर केस व्हेन आई वाज़ एक्सप्लेनिंग द 5 व्हायस टू द कस्टमर, पीपल concept sorry explaining the 5 whys concept is the customer person was getting his vehicle serviced, wanted the service center to be close to the home। अब पिछले केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कस्टमर कह रहा है मेरे घर के पास करो सर्विस सेंटर, लेकिन जो पर्सन हु वाज सर्विसिंग द व्हीकल द कंपनी दे वुडंट हैव दैट। लेकिन जो कर रहा है सर्विसिंग, अब वो उसके घर के पास नहीं है। दैट वुड मीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड पुटिंग इट ऑल ओवर द सिटी। यानी पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन क्या देखा था कि उसके घर के पास कर दो सेंटर, अगर पैसा है तो, लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं है। तो अब हम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर देखने वाले हैं। अगर नाउ वी आर लुकिंग एट अ कॉन्फ्लिक्ट, इफ ही हैड द रिसोर्सेज और उसने बिल्ड कर दिए बहुत सारे सर्विस सेंटर्स, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ये एक इजी सॉल्यूशन है कि पैसे लगाओ और सर्विस सेंटर सेट कर दो। लेकिन अब यहाँ पे कैच है, और वो कैच क्या है, दैट आई विल हैव टू स्टाफ देम। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, अगर हम इतने सारे सर्विस सेंटर खोल देंगे तो मुझे वहाँ स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, और फिर अगर मैंने किसी नई जगह पे सेंटर खोला है, तो वहाँ पे उतने कस्टमर्स भी तो आने चाहिए ना। अगर 2-3 कस्टमर के लिए मैं एक वर्कशॉप खोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम स्टूपिड, है ना? तो सुनो, तो कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट तो नहीं होता, और यही चीज़ हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो डिजाइन थिंकर्स को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखकर ही कोई सॉल्यूशन डिजाइन करना होता है, ठीक है? तो इसी चीज को अभी भी मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं बताया, अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन बताई है। तो उसी चीज में सॉल्यूशन भी अभी हम जानने वाले हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो वो हम इस पहला केस स्टडी है जिसको हम थ्री मस्केटियर्स बोलते हैं, तो उसके अंदर हमको समझ में आएगा कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं
क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स का इंट्रोडक्शन करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कॉम्प्लिकेटेड द एनालिसिस, रॉन्ग। टू मेक द सॉल्यूशन प्रोसेस मोर ड्रामेटिक, नो, ड्रामा थोड़ी ना करना है। टू आइडेंटिफाई द फ्लॉज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, या टू आइडेंटिफाई डाउट्स एंड चैलेंजेस द सॉल्यूशन रिक्वायर, एग्जैक्टली। हमको वो डाउट्स और वो चैलेंजेस देखने हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना तो हमें चैलेंजेस दिखते हैं जो रेजोल्यूशन चाहता है। ठीक है, रीसॉल्यूशन, इसको रीसॉल्यूशन बोल लो, कि हमको वो चैलेंजेस और डाउट्स दिखेंगे जिससे हम रीसॉल्व कर सकते हैं और हम एक अच्छे आप सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। ठीक है। What are why are conflicts often necessary in both storytelling and problem solving methodology? ये चीज मैंने पीपीटी में नहीं लिखी है, बट अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, जो आप नहीं देखेंगे, बट एनी हाउ अगर वो जो नेप्टल की वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर वो ये बोलता है कि हाँ, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की लाइफ हो या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हो, तो हमको कॉन्फ्लिक्ट्स चाहिए होते हैं। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स हमको क्यों चाहिए होते हैं, ताकि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, अगर हमारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ऐसी है, मैं उठा गया वापस आ गया, तो बिल्कुल मोनोटोनस ही हो जाएगी। अगर वो स्टोरी भी पढ़ रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अगेन वो बोरिंग सी हो जाएगी। तो ये चैलेंजेस, जो कॉन्फ्लिक्ट से आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो इसका आंसर भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत होती क्यों है, चाहे कोई स्टोरी टेलिंग है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है, तो उसका आंसर ये है कि टेंशन बनी रहे और इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज डिस्कस्ड इन द लेक्चर वीडियो। What distinguishes a conflict of interest in the problem solving process? It arises between two individual, only between individual. It involves parties wanting the same outcome. It occurs when different parties desire different things, and it emerges without any specific reason. तो वो बोल रहा है कि what distinguishes a conflict of interest? ये कब आता है? ये तब आता है जब डिफरेंट पार्टीज की डिफरेंट थिंग्स होती है। जब 2 लोगों को, ये बताया ना, जब पार्टी ए कुछ और चाहती है और पार्टी बी कुछ और चाहती है, उस केस में ये आता है। तो यही होगा कि जब 2 लोग कुछ और डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं उनकी, तो उस केस में आपकी ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आ रहा है आपका, एज़ अ मैनेजर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, यू आर फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स विदिन strict deadlines, yet you also aim to maintain high code quality and minimize errors. What conflict of interest arises in this scenario? तो ये तो आपने सोचना है। ये चलो, इससे पहले मैं आपको थोड़ी-सी वीडियो और पीपीटी और दिखा देते हैं, सॉरी, एंड देन करेंगे। तो आपकी जो पीपीटी है वो अब थ्री मस्कीटियर्स पे चलती है। थ्री मस्कीटियर्स थे, ये आपका पोर्थोस, ये अथोस है और ये आरामिस है। अ, तो जो पूरी स्टोरी है वो आपकी रिवॉल्व करेगी अराउंड पोर्थोस। ठीक है? तो पोर्थोस का जो हमारा कैरेक्टर है, बियर्डेड गाय है, बहुत अच्छा स्वर्ड्समैन है। ये पहले हम पोर्थोस के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। फियर्सली डेडिकेटेड था टू द थर्ड थ्री मस्कीटियर्स में, बहुत ही लॉयल गाय है, ठीक है? बहुत ही फनी है, ठीक है? इसकी कुछ क्वर्क्स हैं, मतलब कुछ अजीब-सी आदतें। तो क्वर्की गाय में जैसे उसको पसंद नहीं है कि कोई उसको टच करे फिज़िकली, ये पहली क्वर्क है उसकी। अगर कोई उसको टच करता है तो वो उसका गला काट देता है ना? ये उसका स्वॉर्ड बाहर आता है और उस पर्सन का हेड कट जाता है, मतलब वो उसको मार देता है। फैशनेबल क्लोथ्स इसको बहुत पसंद है, वाइन पीना इसको बहुत पसंद है, और इसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं और बहुत सारी लेडीज़ के साथ है। तो थोड़ा-सा ये इसकी एक और क्विक है कि ये रिलेशनशिप्स रखता है बहुत सारी लेडीज़ के साथ। तो क्या है, लॉयल गाय है, फनी है, फिज़िकली टच होना पसंद नहीं करता, अगर कोई टच करेगा तो उसका गला काट देगा, फैशनेबल है, वाइन लव करता है और लेडीज़ को भी। तो अगर आप पार्थोस के टेलर हैं और अगर आपको उसके लिए क्लॉथ स्टिच करने हैं, तो आप उसको टच तो कर नहीं सकते। एंड इफ यू गो बाय हाउ टेलर्स एक्चुअली मेजर, अगर तुम नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे हम आपको टच करके टेलर जो होते हैं आपका मेजरमेंट लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये तो आपको सीधा गला काट देगा। ठीक है? तो अब वो क्या है, you cannot touch him, and if you go by how tailors actually measure for a person like Parthos and Burley, you are going to need a measuring tape. और अगर तुम, लेकिन अगर वो कह रहा है कि तुमको अगर उसके क्लोथ्स बनाने हैं तो तुमको मेजरिंग टेप तो चाहिए होगी, एंड यू आर गोइंग टू टच हिम टू मेजर हिज डायमेंशंस सो दैट दे कैन गेट फैशनेबल क्लोथ्स, क्योंकि इसको फैशन भी बहुत पसंद है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको फैशनेबल क्लोथ्स पसंद है पर उसको टच होना नहीं पसंद। अब टेलर कहता है मैं क्लोथ्स तो बना दूंगा लेकिन तेरे को टच करना पड़ेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, पार्टी वन क्या कह रही है, जो पार्थोस है, कि फैशनेबल क्लोथ्स उसको चाहिए, लेकिन पार्टी 2 क्या कह रही है कि बीइंग योर टेलर, उसको स्टिच करने हैं क्लोथ्स, तो उसको अब उसका मेजरमेंट लेना है लेकिन उसको टच नहीं करना।
तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। क्लोथ सिलने हैं, वो कह रहा है मैं टच करूँगा, पार्टी 1 कह रही है मुझे क्लोथ चाहिए लेकिन तू मुझे टच नहीं करेगा। तो अगर डायग्रामेटिकली इसको समझें, तो बस यहीं पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी और नीचे मैं आपको इसका सॉल्यूशन निकालना बता दूँगी जल्दी से। तो देखो पार्थोस का टेलर है, उसके पास मेजरिंग टेप है, जो वो टूल यूज़ करेगा इस काम के लिए। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो टेप का यूज़ ना करे या फिर वो टेप का यूज़ करे। अगर वो टेप का यूज़ नहीं करता है, यानी वो अपनी यानी मान लो वो बहुत अच्छा टेलर है, वो देखकर ही आपका साइज़ बता सकता है, तो उस केस में ये तो है कि उसने टच नहीं किया, तो पार्थोस की पहली कंडीशन तो सैटिस्फाई हो रही है। लेकिन सिर्फ देख-देख के कोई आपके कपड़े थोड़ी ना बना सकता है, यानी क्लोथ्स की बैड फिटिंग होगी और क्योंकि क्लोथ की बैड फिटिंग है, उसको गुस्सा आया तो वो आपका ऑफ वेंट द हेड मतलब आपका गला काट देगा। ठीक है? अगर वो टेप का यूज़ करता है, ठीक है? तो मेज़रमेंट तो परफेक्ट आ जाएँगी, लेकिन अगर अब थोड़ा बहुत तो टच होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बहुत तगड़ा लड़का था। तो अगर उसने आपको टच कर लिया, तो इसका मतलब फिर से आपका ऑफ गोज़ योर हेड, गला कट गया आपका, ठीक है? तो यानी कि इस पर्सन का ये मतलब अगर ये जो 2 ग्रीन स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों जो है आपकी पूरी होनी चाहिए। टचिंग नहीं होनी चाहिए, मेज़रमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू होती हैं, तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आता है। नहीं, अगर रेड वाली ट्रू हो जाती हैं, यानी वो है जो अनवांटेड स्टेटमेंट्स है, तो उस केस में आपका गला कट जाएगा, ठीक है? तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो वो क्या होगा? सम ऑफ द सॉल्यूशंस जो आप प्रोबेबली थिंक कर सकते हो इस मोमेंट पे, तो पहला ये हो सकता है कि मान लो अगर उसके पास ओल्ड क्लोथ्स होते, अगर उसके पास ओल्ड क्लोथ्स होते, तो आई वुड जस्ट गेट दैट एंड गिव इट टू हिम एंड दैट विल प्रोबेबली सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो so he actually solved this by giving him old clothes, giving the tailor, giving you old clothes and वो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि पहले जो प्रीवियस क्लोथ्स थे वो स्टिच किसने किए? ठीक है? तो इस ढंग से आप और क्वेश्चंस पे जा सकते हो। अच्छा ये अब एक पहला सॉल्यूशन हो सकता था कि आप उसके पुराने क्लोथ्स ले लो। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो थोड़ा-सा क्वर्की है जैसे और हम इसमें मान लेते हैं कि उसको फूड भी पसंद है। ही लव्स ईटिंग फूड। तो उसको हमने बताया था कि फूड में उसको वाइन पसंद है, मैंने आपको ऊपर बताई थी, है ना? तो आप क्या करोगे, आप उसको बहुत सारी वाइन पिला दोगे और वो बहुत ज़्यादा स्टोन्ड हो जाएगा। अब क्योंकि वो स्टोन्ड है तो उसको पता ही नहीं होगा, वो मूव भी नहीं कर पाएगा, उसको ये पता ही नहीं होगा कि तुमने उसको टच किया, उसको ना ही कुछ याद रहेगा और क्योंकि तुमने उसको बहुत सारी वाइन पिला रखी थी और वो बेहोश था, तुमने क्या किया, तुमने उसकी मेज़रमेंट ले ली और ये क्या हो गया, उसका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है? तो अब देखो ठीक है, यू डू डू यू क्या कर रहे हो? आप मेज़र कर रहे हो उसको बिल्कुल टच करके, लेकिन उसको नहीं पता कि तुम उसको टच कर रहे हो। मेन मुद्दा ये है ना, उसको नहीं पता होना चाहिए, तो उसको नहीं पता है। तो क्या हो रहा है, कस्टमर की भी प्रॉब्लम सैटिस्फैक्शन हो रही है और टेलर की भी हो रही है। तो टच हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको टच नहीं किया है और मेज़रमेंट आप ले पा रहे हो। तो इसलिए वन ऑफ द सॉल्यूशन आपका ये हो सकता है। अनदर क्वर्क हमने बताई थी कि वो बहुत सारी लेडीज़ को पसंद करता था। मैंने बताया था ना? तो ही हैड मैनी रिलेशनशिप्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी किसी मिस्ट्रेस को ट्रेन कर सकते हो। कि ऐसे कस्टमर्स सॉरी ऐसे तुमको कपड़े जो है ऐसे मेजरमेंट करनी है। तुमने उसकी मिस्ट्रेस को मेजरमेंट के लिए ट्रेन कर दिया। फिर क्या करोगे, अब अपनी वुमेन को तो वो अलाउ करेगा टच करने के लिए, ठीक है? तो वो उसको टच करके क्या करेगी, उसकी मेजरमेंट ले लेगी और वो तुमको दे देगी। अब क्या होगा कि टेलर ने उसको टच नहीं किया, लेडी ने उसको टच किया है, इसलिए उसके पास मेजरमेंट भी आ गई और तुमने उसको टच भी नहीं किया, तो वन ऑफ द सॉल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे के आप अपनी मर्ज़ी से सॉल्यूशन बना सकते हो। लेकिन इस केस में जो उसने सॉल्यूशन लिया था ना, वो था मिरर रिफ्लेक्शन का। मतलब उसने उसको मिरर के सामने खड़ा किया था और उसने मिरर में उसको देख के उसका मेज़रमेंट ले लिया था और ना ही उसने उसको टच किया और उसकी मेज़रमेंट भी ठीक आ गई, तो दोनों का विन-विन सिचुएशन हो गया था। तो इस ढंग से आप सॉल्यूशंस बनाते हैं। जब आपको कॉन्फ्लिक्ट्स पता चलते हैं, आपने मल्टीपल वाइज़ करे, जब आपको वहाँ से थोड़े से सॉल्यूशन मिलने शुरू हुए, अब उन सॉल्यूशंस के कुछ क्या होंगे, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को आप इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेज़ेंट कर लें और फिर आप वहाँ से अब ढंग के सॉल्यूशन आप बना सकते हो एज़ अ डिज़ाइन थिंकर। तो एक और जो केस था हमारा लेट स्टूडेंट का, उसका भी हमने कॉन्फ्लिक्ट्स बना रखा है। जैसे स्टूडेंट था, आवर्स ऑफ गोइंग टू स्लीप, अगर वो लेट सोएगा वो अर्ली, ठीक है? तो अगर वो लेट सोएगा, ठीक है? तो वो क्लास में लेट आएगा और उसकी लेकिन वो अपनी कोर्स की डेडलाइन फिनिश कर लेगा। अगर वो जल्दी सोएगा, तो कोर्स की डेडलाइन मिस कर देगा लेकिन टाइमली आ जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये 2 चीज़ें चाहते हैं कि वो क्लास में टाइमली पे आए लेकिन उसकी कोर्स की डेडलाइन भी सैटिस्फाई हो जाए। ठीक है? तो अब इन 2 चीज़ों को ध्यान रख के आप जितने भी सॉल्यूशंस चाहो आप वो बना सकते हो। ठीक है? तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन्स कर लेते हैं। एज़ अ मैनेजर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, यू आर फोकस्ड ऑन डिलिवरिंग प्रोजेक्ट्स विदिन स्ट्रिक्ट डेडलाइन्स। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के मैनेजर हो, आप फोकस करते हो ऑन डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स विद इन स्ट्रिक्ट डेडलाइंस,
Yet you also aim to maintain high quality code and minimize the error. मतलब आप क्या चाह रहे हो, डेडलाइंस में काम हो, कोड की क्वालिटी भी रहे और एरर भी कम हो। तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? प्रोजेक्ट डेडलाइन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, टीम कोलैबोरेशन और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस थॉरो टेस्टिंग, और मैनेजरियल डायरेक्टिव वर्सेस टीम ऑटोनॉमी। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो ये होगा, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस चाहिए, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के लिए आपको स्पीड ऑफ डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी, और क्योंकि आपको मिनिमाइज्ड एरर चाहिए तो यानी आपको टेस्टिंग उसकी थॉरो करनी पड़ेगी, और हाई कोड क्वालिटी जो है वो आपकी टेस्टिंग से ही आ जाएगी, और एरर्स का डिटेक्ट वो भी इससे हो जाएगा। इसलिए आई थिंक इसका आंसर होगा 9। ठीक है, नेक्स्ट है, एज अ स्कूल प्रिंसिपल यू एम टू मोटिवेट टीचर्स। आप प्रिंसिपल है स्कूल की, आप क्या चाहती हैं कि मोटिवेट करें टीचर्स को टू इंटीग्रेट इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। You aim to motivate teachers to integrate innovative teaching methods. What approach might best address this objective? आप मोटिवेट करना चाहते हो टीचर्स को कि वो जो अपने इनो टीचिंग मेथड्स हैं उनको इंटीग्रेट करें। तो आप कौन सा वो कर सकते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव एड्रेस कर सकते हैं? ऑफरिंग रिकॉग्निशन एंड प्रेज फॉर एजुकेटर्स हु एम्ब्रेस न्यू टीचिंग प्रैक्टिसेस, यानी आप उनको प्रेज कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इंस्टीट्यूटिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, मैंडेटिंग द इनकॉर्पोरेशन, नो, आप इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं लगा सकते हो। क्रिएटिंग अ स्कूल एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट्स ओपन डिस्कशंस एंड आइडिया एक्सचेंज अमंग टीचर्स। बट सिर्फ बात करने से क्या होगा? यहाँ पे वो ओपन डिस्कशन तो कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है? मुझे तो इम्प्लीमेंट करना है ना, कि हम इंटीग्रेट कर सकें। इंटीग्रेट का मतलब अप्लाई कर सकें। इंटीग्रेशन मतलब जो आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर अच्छे-अच्छे टीचिंग मेथड्स, इंटीग्रेशन मतलब आपको उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो सिर्फ बात करने से तो कुछ होगा नहीं। इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल बोनसेस एंड पर्क्स टाइड टू यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंटिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज। देखो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल शी इज़ वो हर किसी का पैसा नहीं बढ़ा सकती। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम इस ढंग के उनको लालच नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए ऑफरिंग रिकॉग्निशन एंड प्रेज फॉर एजुकेटर्स हु एम्ब्रेस न्यू टीचिंग मेथड्स। तो प्रेज वाला मेथड बेस्ट रहेगा। पैसे नहीं हम ऐसे किसी को कह सकते, क्योंकि वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिकॉग्निशन और प्रेज, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रेज कर दो। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशंस है। पहले का 1 मल्टी वाई एनालिसिस था, देख सकते हो ये लास्ट में मैंने सॉल्यूशन दिखा रखे हैं। ठीक है क्लास, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, वीक 2 का सिलेबस जो कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर और मल्टीपल वाई थ्योरी के ऊपर है। तो मैं इसको सबमिट कर रही हूँ, आई होप आप भी कर लोगे। आज लास्ट डे है तो काइंडली कंप्लीट दिस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।